हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लर्निंग अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और क्लास भी आपको डेली मिल रही है एनसीईआरटी की। तो जो बच्चे इतिहास से तैयारी कर रहे हैं वो डेली देखें क्लासेस को और अपना एक टाइम टेबल बनाकर रखें और डेली क्लासेस करें। डेली क्लासेस आ रही हैं, सब्सक्राइब कर रखा है तो डेली क्लासेस आपको मिल रही हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें से हम कुछ पढ़ चुके हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं। इसमें से इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि मुगल कौन है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। किन दो वंशजों से मिले थे, किन दो वंशज से बने थे ये मुगल। और मुगल सबसे ज्यादा किसकी परंपराओं को मानते थे, यानी कि पिता की ओर से वो तैमूर थे तो तैमूर वंशज को वो ज्यादा मानते थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात कर चुके थे। और इनके जो महान पूर्वज थे 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था उन लोगों ने। और हम मुगल सैन्य अभियान के बारे में पढ़ चुके थे, जैसे कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में। और सबसे पहले उसने तोपों का प्रयोग किया था, गोलाबारी और तोपों का। सबसे पहले इस युद्ध में पानीपत का युद्ध था। इस युद्ध को हम जानते हैं पानीपत के युद्ध के नाम से। ठीक है, तो पानीपत की पहली लड़ाई में क्वेश्चन बनता है कि पानीपत की पहली लड़ाई में यह किसके बीच हुई थी। ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी सन 1526 में। राइट, ये हम बात कर चुके हैं। इसी लड़ाई को हम जानते हैं, जो ये लड़ाई हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई। क्वेश्चन बनते हैं। मैप भी मैं आपको बता चुकी थी कि मुगलों के कौन कौन से एरियाज आते हैं। ये मैप है, इसके बारे में आपको बता चुकी थी। उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं क्या थी, जैसे कि ये ज्येष्ठाधिकार के उसको नहीं मानते थे, नियम को नहीं मानते थे। ज्येष्ठाधिकार का मतलब होता है बड़ा पुत्र, उसको नहीं मानते थे। वो सहदायद की उसको परंपरा को मानते थे। सहदायद, ये क्वेश्चन बन सकता है, सहदायद क्या है। सहदायद क्या होता है कि जो उसका विभाजन होता है, उत्तराधिकार का विभाजन होता है, उस समस्त पुत्रों में कर दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है। बाकी हमने आपसे बात की थी मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे रहे थे, जैसे कि मुगलों ने राजपूतों से कई जगह से शादियां की थी। उसमें वजह था क्योंकि राजनीतिक, उसमें कुछ पॉलिटिक्स, राजनीतिक वजह थी, उस वजह से इन्होंने शादियां की थी। और अपने साम्राज्य का इन्होंने किस तरीके से उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में किस तरीके से अपने विस्तार किया था अपने राज्य का। हमने बात की थी पहले कि दिल्ली और आगरा में सबसे पहले इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप में ये बढ़ने लगे थे। उसके बाद हमने बात की थी मुगल वंश में। हमने सब बात की थी मनसबदार और जागीरदार से। काफी क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात कर चुकी थी कि मनसबदार क्या होते हैं, जागीरें क्या होती हैं। इसके बारे में भी हम बात कर चुके थे। सैन्य अभियान के बारे में भी हम बात कर चुके थे। आज हमारा जो टॉपिक्स रहेगा, इसमें देखिए पूरी क्लास को एक साथ पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता। आप भी धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप लोग प्लेलिस्ट खोलकर देख सकते हैं। जिसने भी क्लास नहीं की है वो क्लास कर लीजिए प्लीज, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आने वाली क्लास डेली मिलती रहेंगी आपको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, अगर क्लास से आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैंने नंबर भी दे रखा है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, कोई चार्जेस नहीं है। तो बाकी आप भी अपने बहन भाइयों की भी हेल्प कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उनको भी क्लास मिल जाएगी। जो बच्चे इतिहास की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर, लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी प्लेटफॉर्म पर, सिर्फ इतिहास की तैयारी करवाई जाती है। ऑल टीचिंग एग्जाम्स हो गए, जीके जीएस की दृष्टि से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीटेट में 60 नंबर सोशल साइंस के होते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन 15 नंबर इतिहास के बनते हैं। सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है, पेपर 2 की बात मैं कर रही हूँ, ये साल में 2 बार आता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सोशल साइंस का आपको सिलेबस बताऊं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको बताऊंगी। वैसे भी मैं आपको बता देती हूँ कि सोशल साइंस में जैसे ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं, है ना, पॉलिटिक्स से आते हैं क्वेश्चन, ईवीएस से भी आते हैं क्वेश्चन, पेडागोगी भी आती है, और साथ में आपके 15 नंबर आते हैं इतिहास से। तो इतिहास के जो क्वेश्चन बनते हैं वो एनसीईआरटी से ही बनते हैं क्वेश्चंस, राइट। एनसीईआरटी के अलावा किसी भी बुक्स को मत पढ़िएगा। अगर आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए, अगर नहीं भी देख रहे हैं तो अदर बुक्स पे नहीं जाइए। आप बुक से सेल्फ पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी को रीड कीजिए, राइट। बस आपका एम कंप्लीट होना चाहिए। मैं ये गॉड से प्रे करती हूँ कि आपका एम टाइम से पूरा हो।
राइट। चलो आज हम बात करेंगे जब्त और जमींदार, क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, जब्त और जमींदार क्या था, चलिए पढ़ते हैं, हम रीड करते हैं इसको, देखते हैं आज हम कितना पढ़ेंगे इसमें। ज़्यादा कुछ नहीं है, आज हम जब्त और जमींदार के बारे में बात करेंगे और ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। जिसने भी इस चैप्टर की क्लासेस नहीं देखी हैं पार्ट वाइज, वो प्ले लिस्ट में देख सकता है, प्ले लिस्ट बनाई हुई है मैंने, राइट। देखिए, जब्त और जमींदार, जब्त और जमींदार क्या था, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बन भी चुके हैं, PYQ में क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। ये मत सोचिए क्वेश्चंस नहीं आएंगे, यहाँ से देखो क्वेश्चन बनेगा, जब्त और जमींदार से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। क्या था, किसानों से ही मिलता था, बिल्कुल ऑब्वियसली सी बात है। ज्यादातर हमने जो शासक हुए, सुल्तान हुए, जो भी राजा हुए, वहां पर सबसे ज्यादा यही देखा गया कि किसानों से सबसे पहले कर के रूप में राजस्व वसूला जाता था, ठीक है। सब उससे भी पहले किसानों से मतलब होता था, विनिमय होता था, मतलब की चीज दी जाती थी, मतलब कोई भी सामान, जैसे गेहूं हो गया, मतलब कुछ भी जो उनके मतलब खेत में जो भी उपज होती थी उसको वो देते थे, या फिर कुछ और भी सामान होता था वो देते थे, है ना। तो यहाँ पर धीरे धीरे जब मुगलों का समय जब आता है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, किसान की उपजों से राजस्व मिलता था मुगलों को, ठीक है। मुगलों का मतलब मुगल वंश को जो राजस्व मिलता था वो किसानों से मिलता था। मुगल वंश में जैसे कि मैंने आपको बताया, बाबर हुआ, हुमायूं हुआ, अकबर हुआ, है ना। फिर आपका इसमें जहांगीर हुआ, फिर शाहजहां हुआ, फिर औरंगजेब हुआ, ये सब मैं आपको ट्रिक से समझा दूंगी, ठीक है। तो ये होते हैं मुगल वंश, ठीक है। चलिए, राजस्व कहाँ से मिलता था, किसानों की उपज से। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। यानी कि अधिकतर स्थानों पर जो किसान होते थे ना, वो ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो बताया गया है ना, ये लाइन को देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल बन सकता है कि ये जो राजस्व मिलता था, क्या ये डायरेक्टली किसानों से मिलता था या फिर इनडायरेक्टली मिलता था, क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से डायरेक्टली नहीं मिलता था, इनडायरेक्टली मिलता था, यानी कि जो कुलीन होते थे ना, जैसे जमींदार होते थे, उनके थ्रू किसान उनको पहले अपने राजस्व देते थे, उपज का हिस्सा देते थे, और फिर वो कुलीन क्या करते थे, यानी कि जो मुखिया होते थे, मुखिया भी हो सकते थे इनमें, जैसे कुलीन में कुलीन या मुखिया भी हो सकते थे, गांव का मुखिया हो गया या सरदार हो गया। तो किसान क्या करते थे, पहले इनको देते थे राजस्व, उसके बाद इनके थ्रू सरदारों और मुखियाओं के थ्रू फिर राजा के पास ये राजस्व पहुंचता था। इस तरीके से व्यवस्था थी। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। देखिए, अभी मैंने बताया ना जमींदार, मतलब कहने का मतलब है कि अब ये राजस्व तो मिलता था, लेकिन राजस्व देने वाले कौन कहलाते थे। अब किसानों की तरफ से तो ये मुखिया हो गए, स्थानीय सरदार हो गए, सब जानते हैं स्थानीय सरदार होते थे, मुखिया होते थे। लेकिन जो ये शक्तिशाली सरदार होते थे, मुखिया होते थे, है ना, और सरदार होते थे, इनको जो मुगल वंश में जो कहने का प्रचलन था ना, वो जमींदार शब्द का प्रयोग करते थे इनके लिए। तो मुगल वंश में जो सुल्तान शासक हुए, वो किस शब्द का प्रयोग करते थे, जमींदार का प्रयोग करते थे। कहने का मतलब है मुगल वंश में जमींदार शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखो इतनी बारीकी से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। धमाकेदार क्लास है ये, ठीक है। इतना मतलब इसको वो मत लीजिएगा, बहुत अच्छी क्लास है ये, ठीक है। तो क्लास को आप करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, थोड़ा और जूम करते हैं इसको, 1 मिनट। हाँ, अकबर के राजस्व, यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो, अभी तक हमने बात की जमींदारी का, है ना, किस तरीके से, मतलब कहने का मतलब है शॉर्ट में अगर हम समझते हैं, जमींदार के थ्रू राजस्व मिलता था किसानों से। किसानों से राजस्व इकट्ठा करके मुगलों को दिया करते थे, ठीक है।
तो उसमें जो एक शब्द यूज कर लिया गया है सरदारों के लिए, मुखियाओं के लिए, स्थानीय ग्राम के जो मुखिया होते थे उनके लिए, शक्तिशाली जो भी सरदार होते थे उनके लिए एक शब्द का प्रयोग कर लिया है, जमींदार। ठीक है, कहने का मतलब जमींदार के अंदर वो गांव के मुखिया भी हो सकते थे, सरदार भी हो सकते थे, है ना, कुलीन वर्ग भी होता था। ठीक है, तो अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल यानी कि 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। कहने का मतलब ये जो चीजें है ना चलती रही। जब किसान जब राजस्व देता था तो वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी अकबर से पहले कि कोई उसका सर्वेक्षण कर सके। तो जब अकबर का समय आता है, बाबर होते हैं, हुमायूं होते हैं, उसके बाद जब अकबर का समय आता है, उनके बेटे हुमायूं के बेटे अकबर का समय जब आता है, तो अकबर के समय में ये देखा जाता है कि अकबर के समय में क्वेश्चन बनता है कि अकबर के समय में राजस्व मंत्री कौन था। यानी कि राजस्व मंत्री का मतलब होता है राजस्व का देखभाल करता, जो राजस्व आमदनी का जो देखभाल करता था वो कौन था, टोडरमल थे, टोडरमल। ये क्वेश्चन बनता है कि ये टोडरमल कौन थे। टोडरमल अकबर के दरबार में थे और ये एक राजस्व मंत्री थे। ठीक है, यानी कि आर्थिक व्यवस्थाओं को देखते थे, चाहे वो उससे कृषि से संबंधित हो, चाहे वो राज्य से संबंधित हो। तो इन्होंने क्या किया, टोडरमल ने 10 साल की जो व्यवस्था चली आ रही थी ना कृषि में, जो 10 साल की व्यवस्था का उन्होंने एक सर्वेक्षण किया कि कृषि में क्या पैदावार हो रहा है और उसकी क्या कीमत है, उसका जो भी है कितना उसमें खर्च किया जा रहा है, ये सब आंकलन सर्वेक्षण किया था टोडरमल ने। ध्यान रखें, टोडरमल कौन था, अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल, जिसने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों, कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया था। ठीक है, इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल नगद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। जब उसने ये सर्वेक्षण किया तो इस आंकड़ों को देखते हुए, इस डेटा के अकॉर्डिंग टू डाटा, ये निकाला गया कि प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में, मतलब नगद ले लिया जाए, मतलब जितनी भी फसल उग रही है ना उसका नगद ले लिया जाए, कर राजस्व निश्चित कर दिया गया कि कोई भी फसल अगर उगाई जाती है, कोई भी फसल उपज होती है, उसका राजस्व निश्चित कर दिया गया। एक निश्चित कर दिया गया कि 1/3 लिया जाएगा, 1/5 लिया जाएगा, जो भी राजस्व उपजता है, ये निश्चित कर दिया गया। किसके बाद, टोडरमल ने जब कृषि व्यवस्था का सर्वेक्षण किया उसके बाद। प्रत्येक पहले नहीं था, ये यहाँ पर किया गया अकबर के समय में। प्रत्येक सूबे, सूबे का मतलब होता है प्रांत। यहाँ पर मुगल वंश में जो सूबे आता है ना, प्रांत, प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया। क्या किया गया, प्रांत को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया। सूबे को ही प्रांत बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं ऐसी बारीकी से, क्वेश्चन बन जाते हैं। सूबे को ही प्रांत बोलते हैं और इन प्रांतों को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया है। राजस्व मंडलों का मतलब ये होता है यहाँ से 4 मंडल अगर प्रांत बनाए गए तो चारों का राजस्व कहाँ कहाँ से आएगा, ऐसे मंडल बांट दिए गए और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। मतलब किस मंडल में कौन सी फसल उगाई जाएगी और उसकी एक अलग सूची बनाई गई, उसकी एक राजस्व दर बनाया गया, एक कर निर्धारित कर दिया गया कि इतने मंडल से इतना कर लिया जाएगा। राइट, अंडरस्टूड। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को क्या कहते थे, आ गया देखिए क्वेश्चन, जब्त कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट, मुगल वंश में राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता था, मतलब क्या कहा जाता था, जब्त कहा जाता था। और ये जब्त शब्द का प्रयोग कहाँ देखने को मिला, अकबर के समय में जब्त शब्द का प्रयोग देखने को मिला है। ठीक है, अकबर की बात हो रही है यहाँ पर, अकबर की शासन व्यवस्था की बात हो रही है। तो यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। यह व्यवस्था कहाँ पर प्रचलित थी, मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे, यानी कि भूमि की माप तौल करते थे, मेजरमेंट करके देखते थे कि कितनी भूमि कितनी उपज होगी और कितना लगाया जाएगा इसमें। ठीक है, तो सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। तो सब जगह ऐसा निरीक्षण हो गया
एक राजस्व निर्धारित कर दिया गया कि किस इलाके से कौन सा राजस्व लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि कौन से वो दो प्रांत थे जहां पर राजस्व व्यवस्था लागू नहीं हो पाई या राजस्व लेना संभव नहीं हो पाया। तो क्वेश्चन बनता है गुजरात और बंगाल में। क्वेश्चन दे दिया जाएगा यहाँ पे कि मुगल वंश में कौन से वो दो राज्य थे जहां पर राजस्व लेना संभव नहीं था। कौन से दो प्रांत थे? मुगल मुगल सॉरी गुजरात और बंगाल, दो ऐसे प्रांत थे जहां पर राजस्व लेना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, आइए चलिए आगे देखते हैं। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विद्रोह कर सकते थे। मतलब कुछ जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि जब मुगल प्रशासक द्वारा शोषण किया जाता था ना उन पर कि इतना लाओ, तो वो क्या करते थे ना, विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। भाई जमींदार किसान से जुड़े हुए थे, तो जब उनके जमींदार और किसान के उसमें जब उन अन्याय होगा मुगलों की तरफ से तो वो विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दे दी। मतलब जब 17वीं शताब्दी जब आती है तो जब किसान विद्रोह ने क्या किया, मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दे दी कि इतना हम नहीं दे पाएंगे, कर हम इतना नहीं दे पाएंगे। देखो ये दिख रहा है ना, ये देखो कैसी धूप चल रही है यहाँ पे, कैसे गरीबों पे अत्याचार हो रहा है यहाँ पर। देख रहे हैं ना, एक पिक के थ्रू समझाया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो किसानों ने क्या कहा, किसानों ने विद्रोह कर दिया कि हम इतना कर नहीं दे पाएंगे। शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे जहां जागीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। ये चित्र जो दिखाया गया है ना, ये वाला चित्र, ये भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है किसानों पे, ये गरीबों पे किस तरीके से ये दिखाया गया है। ये किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल के समय की बात कर रहा है यहाँ पर। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, एक कर अधिकारी गरीब किसान को सजा देते हुए। ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर देखो कैसे जहांगीर के समय में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ था, ये यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से ये रिश्वत ले रहा और किस तरीके से एक किसान से जबरन कर वसूल कर रहा है किसी गरीब किसान से। ठीक है, ये सब देखने को मिला है। जहांगीर के समय में इतना कुछ भ्रष्टाचार बढ़ गया था धीरे धीरे। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं अकबरनामा और आईने अकबरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस पिक्चर को आप देखिए ध्यान से, ठीक है, और यहाँ पर लिखे शब्दों को पहचानिए कि अकबरनामा और आईने अकबरी क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अकबरनामा क्या था, आईने अकबरी क्या था, चलिए देखते हैं हम इसके बारे में। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया। अकबर का एक करीबी मित्र था और दरबारी भी था जिसका नाम था अबुल फजल। हमने दो लोगों के बारे में अभी पढ़ लिया। अकबर के समय में हमने टोडरमल के बारे में पढ़ लिया। टोडरमल ने क्या किया था, राजस्व व्यवस्था को निर्धारित किया था और कृषि व्यवस्था को देखा था, है ना। 10 साल की व्यवस्था को देखा था उसने और निरीक्षण किया था, ये हमने पढ़ा। राजस्व मंत्री था टोडरमल अकबर का। अभी दूसरा शब्द आता है अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के शासन काल में ही था, जो कि अबुल फजल अकबर का मित्र भी था और दरबारी भी था। राइट, सुनिएगा ध्यान से कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अकबर ने क्या कहा अबुल फजल को कि अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। देखो, अबुल फजल ने क्या किया, इतिहास को 3 जिल्दों में लिखा और इसका जो शीर्षक रखा वो अकबरनामा रखा। कहने का मतलब ये होता है कि अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। अकबरनामा क्या है? अकबरनामा एक इतिहास है, अकबर का इतिहास है अकबरनामा। और किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। अकबरनामा कितनी जिल्दों में है? 3 जिल्दों में लिखी गई है। 3 भाग है इसके, 3 जिल्दों में लिखी गई है। ठीक है, अब ये जो भाग है इसके 3 जिल्दों में जो लिखी गई है और इस पुस्तक का नाम रखा अकबरनामा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 3 जिल्दों में क्या क्या है, पहली जिल्द में हम पढ़ते हैं। देखो, पहली जिल्द में हम पढ़ते हैं, देखो ये पहली दे रखी ना, पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। यानी कि जो आईने अकबरी और ये जो हम टॉप में देख रहे हैं ना,
ये जो दे रहे हैं ना हम, अकबरनामा और आईने अकबरी। आईने अकबरी क्या है? अकबरनामा की तीसरी जिल्द है आईने अकबरी। कहने का मतलब है कि पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों के बयान है, जो कुछ उन्होंने कहा था वो है, और दूसरे में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है। ऐसे याद कर लीजिए, अकबरनामा की 3 जिल्दें हैं। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरे में अकबर शासनकाल की घटनाओं का विवरण है, और तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। ठीक है। आईने अकबरी भी फेमस है बहुत, तभी इसका नाम तीसरी जिल्द का आईने अकबरी में बहुत कुछ है। ठीक है। इसमें अकबर के प्रशासन घराने अकबर में, और जो तीसरी जो जिल्द है जो बाद में लिखी गई है, तो बाद में लिखी गई ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। बाद में लिखी गई तो बहुत सारी चीजें लिखी गई होंगी, जैसे इसमें अकबर के प्रशासन घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। मतलब अकबर की प्रशासन व्यवस्था का वर्णन मिलता है, उसके घर का वर्णन मिलता है, सेना का वर्णन मिलता है, राजस्व का वर्णन मिलता है, साम्राज्य के भूगोल का वर्णन मिलता है, क्या ज्योग्राफिकल क्या स्टेटस रहा, वो सब मिलता है यहाँ पर। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। इसमें क्या है? इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विवरण है। कहने का मतलब है कि अकबर की जो तीसरी जिल्द है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर की तीसरी जिल्द का नाम क्या है, तो आईने अकबरी है। अच्छा, इसमें क्या क्या दिया हुआ है? प्रशासन घराना, सेना, राजस्व और साम्राज्य की भूगोलों की ब्यौरा दिया रखा है। अब इसी के समकालीन जो उस समय कुछ चीजें घटित हुई थी, लोगों की परंपराओं संस्कृतियों का भी वर्णन है साथ साथ में। ठीक है। आईने अकबरी का सब से रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजें, जैसे फसलों, पैदावार, कीमतों और मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी वर्णन। देखो, आईने अकबरी में बहुत कुछ दे रखा है। ठीक है। तो आईने अकबरी में ये यहाँ पर शॉर्ट में दे रखा है, अगर आप इनको डिटेल करेंगे तो सब डिटेल यहाँ पर अकबर के बारे में आपको मिल जाएगी। ठीक है। अकबर के बारे में पूरी डिटेल यहाँ मिल जाएगी, कहने का मतलब ये है। अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर, मतलब ये देखो, ये पिक्चर में दिखाया गया है ना, ये देखो कैसे ले रहे हैं, इन्होंने ये लिख लिया है, अकबरनामा लिख लिया है, और ये किस तरीके से अकबर जी यहाँ से ले रहे हैं, अबुल फजल से। अबुल फजल अपने मित्र से, अपने दरबारी से अकबरनामा को लिया है इन्होंने। ठीक है। अकबरनामा भेंट कर रहे हैं। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का क्या प्रभाव पड़ा था? देखो, जहांगीर के दरबार में नूरजहां का क्या प्रभाव पड़ा था, ये जो चीज है ना, हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। क्या? जहांगीर के शासनकाल में, अगर आप बोलो तो मैं इतना और थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे जो रह जाएगा। ठीक है। नहीं तो हम कल ही पढ़ेंगे इसको, आज ध्यान से इतना ही पढ़िएगा तो ध्यान से चीजें छप जाएंगी आपके। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ना चीजों को, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। अब क्या है ना, पूरा लेंथी आप चैप्टर को पढ़ लेते हैं ना तो समझ में नहीं आता, और धीरे धीरे चीजों को पढ़ेंगे ना, और याद करके समझ के अंडरस्टैंडिंग लेवल बिठा कर, और थोड़ा थोड़ा करके, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरीके से धीरे धीरे अगर आप कछुए की चाल चलेंगे ना, अगर कछुए की चाल आप चलते हैं ना धीरे धीरे, तो बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। कहानी पढ़ी होगी कछुए की, है ना? तो इसी तरीके से अगर आप चलेंगे, धीरे धीरे करके चलेंगे, इतिहास को आप ऐसे ही समझ पाएंगे। इतिहास बच्चों के समझ में क्यों नहीं आता है? इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो एक साथ पढ़ते हैं और फिर सारा गोच पोच हो जाता है, इसलिए मैं धीरे धीरे लेकर आई हूँ। तो इसमें मैंने आपको पढ़ाया था मुगल कौन थे, जब और जमींदार क्या था, मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, जागीर क्या था, ये हम अभी तक इस व्यवस्था में पढ़ चुके हैं, मुगल के बारे में पढ़ चुके हैं। कल हम कुछ और पॉइंट्स हमारे रह गए हैं, तो चैप्टर कल हमारा कंप्लीट होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, अपनी तैयारी बेस्ट बनाकर रखें, टाइम टेबल सेट कर लीजिए। मैं जानती हूँ कि कोई भी चीज टाइम टेबल से नहीं हो पाती है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग, किसी और को देखकर ना करें, अपने अकॉर्डिंग जो आपका टाइम बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहें, लेकिन डेली पढ़ें, आप डेली क्लास करें, डेली क्लास करें, और जो भी आप क्लास के अलावा आप जो कुछ पढ़ रहे हैं वो डेली पढ़ें, कोई भी दिन आप गैप ना करें। ठीक है। तो बिल्कुल आपका एम कंप्लीट होगा। मेहनत करने वालों की, मैं बार बार यही कहती हूँ, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो थैंक यू आप सभी लोगों को क्लास देखने के लिए। मिलते हैं कल इसी समय। बाय बाय। ठीक है।